मैं इस वक्त नारायणपुर में मौजूद हूं और यहां पर लगातार जो है नक्सली अबुझमाड़ एरिया के जो कमांडर्स हैं, चाहे वो पीएलजीए के हों या फिर दूसरे कमांडर्स नक्सली, वो सरेंडर कर रहे हैं। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नारायणपुर के एसपी रॉबिन्सन। फिर से करिए। मैं इस वक्त नारायणपुर में मौजूद हूं और लगातार अबुझमाड़ के जंगलों से नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर नारायणपुर के जंगलों में इस वक्त मैं मौजूद हूं। नक्सली लगातार जो हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नारायणपुर के एसपी रॉबिन्सन गुरिया जी। सर, नक्सली लगातार यहां पर सरेंडर कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि आप लोगों के लिए है, लेकिन एक खतरा यहां पर बना रहता है। अभी भी यह कहा जा रहा है कि नारायणपुर हो, सुकमा है, बीजापुर, इन 3 जिलों में जो है स्थिति अभी अ, खतरनाक है और बेहद खतरनाक है। उसको लेकर के किस तरीके से आप लोग आगे बढ़े? अभी जो रीसेंट सरेंडर्स हो रहे हैं इसमें मेजरली जो हमारा अबूझ माड़ का एरिया है, यहाँ जितनी भी डिवीज़न लेवल पे कमिटीज़ थी या फिर जोन लेवल पे कमिटीज़ थी, उन्होंने मेजॉरिटी ने सरेंडर कर दिया। बट स्टिल जो कुछ कंपोनेंट है, जो अगर लास्ट ईयर की देखें तो हमारा कंट्रोल 1/3 पे था, अभी हमारा कंट्रोल मोर देन 2/3 पे है। तो बेसिकली अराउंड 20% एरिया है अभी भी जो महाराष्ट्र से बॉर्डर करता है, बीजापुर से बॉर्डर करता है। तो वो एरिया में अभी भी थोड़ी मूवमेंट है, जिससे वो सेंसिटिविटी रहती है। और हमारा सिक्योरिटी वैक्यूम भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कैंप्स अभी भी खुल रहे हैं, हमारी रीच अभी तक नहीं पहुंची अंदर। तो एक डर हमेशा रहता है कि वापस से इधर वापस ना आ जाए, तो उसके लिए भी हम प्रिवेंटिव एक्शंस कर रहे हैं, कैंप्स खोल रहे हैं, ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं। किस तरीके के प्रिवेंटिव एक्शंस हैं? क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि जो लोग सरेंडर कर रहे हैं कहीं दोबारा से न चले जाएँ, तो उसके लिए किस तरीके के कदम बढ़ाए जा रहे हैं? अभी हमारा प्योर फोकस है गाँव में जा जा करके उनके साथ मीटिंग लेना, उन पे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, ताकि वो हम पे विश्वास रखें, भरोसा रखें कि पुलिस अब कहीं भी कभी भी उनकी मदद के लिए पहुंच सकती है। अब वो नक्सल दबाव जो वो फील करते हैं, जो ट्रॉमा से वो गुजरे हैं पिछले 20 25 या 30 साल में, तो उस दबाव या उस ट्रॉमा को दूर करना है। और पुलिस को एज अ फ्रेंड उनका या फिर उनके असिस्टेंस के लिए हमेशा रहेगा, ये उनको कॉन्फिडेंस दिलाना है। बिल्कुल, देश की जनता अब ये समझना चाहती है कि अबूझमाड़, जैसा कि उसका नाम है कि एक अबूझ पहेली, क्या आने वाले दिनों में लोग इसको समझ सकेंगे? यहाँ पर किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये पूरा एरिया अभी 3 जो ज़िले हैं, उसको कहा जा रहा है कि ये खतरनाक है और इसमें हिडमा है या फिर देवा, दूसरे जो बड़े नक्सली हैं वो छिपे होने की आशंका है। तो किस तरीके से आप लोग आगे बढ़े? ये जो कार्डर्स जिनके आप नाम ले रही है मोस्टली साउथ बस्तर के ही हैं। हमारे यहाँ जितने भी बड़े नामी कार्डर्स थे सबने सरेंडर कर दिया है। और उनके साथ जो कुछ स्प्लिंटर ग्रुप्स चलते थे, उनमें से कुछ ग्रुप्स अभी भी बचे हुए हैं, जिनसे हम लगातार थ्रू लेटर्स या फिर थ्रू उनके कुरियर मैसेंजर्स हम लगातार संपर्क कर रहे हैं कि आप भी आइए, सरेंडर करिए। क्योंकि ऑपरेशंस, अब मानसून भी ख़त्म हो चुका है, अपने ऑपरेशंस दोबारा पीक करेंगे। और कोई भी ऐसा हथियारधारी या वर्दीधारी अंदर मिलता है तो उसके लिए ऑपरेशंस ही एक रास्ता है। रिक्रूटमेंट दोबारा से ना हो, गाँव के इलाके जो है, जो इस एरिया में नारायणपुर में, उसके लिए किस तरीके के कदम आप लोग बढ़ा रहे हैं? क्योंकि गाँव में अभी भी कोशिश की जा रही कि नए बच्चे आएँ, उनके साथ रिक्रूटमेंट किया जाए, उनको बरगलाया जाए। यहाँ के जो युवाएं हैं उनको जोड़ने के लिए हम लोग कंटिन्यूसली कम्युनिटी पुलिसिंग करते हैं, जिसके तहत बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है। जैसे अबूझ माड़ में मैराथन एक बहुत फेमस है यहाँ का, अबूझ माड़ मैराथन हो गया, फिर वॉलीबॉल, फुटबॉल और फिर अलग अलग गेम्स से हम लोग उनको जोड़ते हैं। और यहाँ का जो बस्तर ओलंपिक अभी जो चल रहा है कंटिन्यू, मतलब अभी नवंबर में उसका फाइनल्स होना है रेंज लेवल पे, अभी डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे हो रहा है। तो वो सब इनिशिएटिव से भी काफ़ी युवाओं को हम अपने साथ जोड़ के रखते हैं। एक अंतिम सवाल, जो बचे हुए नक्सली हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हथियार छोड़ कर के सरेंडर करें और इसके अलावा क्या आप बोलना चाहेंगे? आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं उन तक यही मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि अब मार्च 26 बहुत क्लियर है और ऑपरेशंस जारी रहेंगे। जो भी अंदर अभी भी वर्दी और हथियार लेके घूम रहे हैं, अनावश्यक गांव वालों को अपनी खोखली विचारधारा से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे यही अपील है कि आप बाहर आएँ, सरेंडर करें। आपके सभी साथियों ने, बाकी जो भी यहाँ माड़ में है, वो सरेंडर कर चुके हैं, आप भी आएँ। बिल्कुल, तो
जो पुलिस प्रशासन है इसके साथ साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार का लगातार कोशिश की जा रही कि सरेंडर करें जो भी नक्सली हथियार लेकर के जंगलों में घूम रहे हैं। और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भी यही कहा गया कि नक्सलियों के सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही चारा है और वो ये है कि वो सरेंडर करें। सरेंडर करने के बाद ही जो है उनके लिए आगे रिहेबिलिटेशन का जो प्रोग्राम है राज्य सरकार का उसके तहत काम किया जाएगा, लेकिन सरेंडर करना उनके लिए पहली बड़ी प्राथमिकता है। कभी सिस्टम के खिलाफ बंदूक उठा करके जंगलों में जाकर सुरक्षा बलों के ऊपर कार्रवाई इनके द्वारा की जाती थी, तो आज ये सिस्टम में आकर के बड़े स्तर पर विकास कार्यों में जुटे हुए हैं। जी हाँ, ये सरेंडर किए हुए नक्सली सुखलाल झुर्री हैं जो कि नक्सलियों के डॉक्टर थे। जी हाँ, ये नक्सलियों के डॉक्टर थे और इनके ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम था। आज तक के साथ एक्सक्लूसिव इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में इनको नक्सली बनना पड़ा और आज जब ये सरेंडर कर चुके हैं तो उसके बाद किस तरीके से विकास कार्यों में लगे हुए हैं। जी हाँ, आप किन परिस्थितियों में यहाँ से नारायणपुर का एरिया है, यहाँ से जाकर के जंगलों में आप गए, क्या परिस्थितियाँ थी उस दौरान जब आप नक्सली बन गए? सर मैं सबसे पहले मेरा नाम बता दूंगा। सुखलाल जुर्री मेरा नाम है और मैं नक्सलियों की तरफ 2006 मई महीना में मैं भर्ती हो गया था सर। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरा डॉक्टर ही काम बहुत चला सर। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नक्सलियों का भी इलाज किया हूँ और पब्लिक का भी इलाज किया हूँ सर। आप डॉक्टर क्या कोई डिग्री हासिल किए हैं? डॉक्टरी कैसे सीखी आपने? कैसे डॉक्टर बने? सर मैं डॉक्टर सीखा मैंने नक्सलियों के तरफ था मैं, तो उन्हीं के द्वारा मेरे को सिखाया गया है। तो मैं वहाँ पे मतलब प्रैक्टिकल के साथ दवाई और इंजेक्शन देना सब डॉक्टरी सब सिखाऊं सर मैं। तो वहाँ पर ट्रेनिंग किस तरीके से मिलती थी? जब कोई नया व्यक्ति जाता है तो उसको डॉक्टर बनाया जाता है और इसके अलावा आप क्या क्या काम करते थे? सर इसमें पढ़ा लिखा डॉक्टर रहते थे और डॉक्टर को बुलाए थे, उनका नाम बाहर से बुलाए थे तो उन लोग क्या नाम हमको था सिखाया। डॉक्टर का जिसको बुलाया था, सिखाया था? डॉक्टर का नाम और शंकर नाम का डॉक्टर को बुलाए थे। वो असली शुभ नाम मुझे पता नहीं सर। अच्छा, ऐसे कोड नेम में बुलाते थे डॉक्टर्स ट्रेंड करने के लिए। कहाँ से आते थे वो लोग? हाँ सर, वो मतलब नक्सली जो बड़े लीडर जो है ना उनको कहाँ से बुलाते थे कैसे वो मुझे पता नहीं, लेकिन सर अंदर बुलाए थे तो उनके द्वारा ही हमको चुनिंदा लोग को मतलब डॉक्टर ट्रेनिंग सिखाए और साथ में प्रैक्टिकल भी हो गया है। इसके साथ मैं बहुत सीख गया सर। आपने किस तरीके की ट्रेनिंग और क्या क्या काम वहाँ पर करते थे? नक्सलियों को लेकर के कैसे कैसे काम करवाते थे वो लोग? सर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गांव में जाके उल्टी, दस्त, मलेरिया और घुटना दर्द और वीकनेस ये सभी संबंध का बीमार का सब बताते थे सर, तो मैं इलाज करता था उन सब का। और क्या काम करना पड़ता था? उसके साथ साथ कहीं मैं उतना कार्रवाई में गया नहीं, लेकिन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर ही जिम्मेदारी दिए तो मैं डॉक्टर ही काम करता था सर। नसबंदी को लेकर के एक खबर आई थी कि नक्सली लोग जो हैं वो पुरुषों की नसबंदी करा देते हैं, तो उसके लिए भी आप काम करते थे? सर नसबंदी करने का ट्रेनिंग लिया हूँ, तो उसमें क्या है चलने फिरने में नक्सली की तरफ से मतलब महिलाओं को दिक्कत होता है ये समझकर मतलब पुरुषों का ही नसबंदी किया जाता था। फिर भी उनका इच्छा के अनुसार जब नसबंदी करना चाहेंगे तो उनका मर्जी के अनुसार करते थे सर। आप तो डॉक्टर थे, कितने लोगों की नसबंदी आपने की थी उस दौरान? तो नसबंदी का ट्रेनिंग मुझे 23 में हो गया सर, तो 2024 में हाथ साफ हो गया तो मुझे नसबंदी करने का मतलब मौका 10-15 लोगों का हुआ सर। अच्छा, 10-15 लोगों को नसबंदी आपने किया था, तो आप मतलब एक्सपर्ट हो गए थे इस बात को लेकर? हाँ सर, इसमें मतलब एक्सपर्ट ही हुआ था तो ज़्यादा मतलब नसबंदी करने का मौका नहीं मिला। और उसमें ज़बरदस्ती नहीं होती है नसबंदी, जब उनका इच्छा रहेगा तो उनका मर्जी के अनुसार
करना है बोलने से मैं करता था सर। तो ये क्या इस वजह से किया जाता था कि नसबंदी करके जो है वो कहीं जा न सके या नक्सली ही बने रहे, इस वजह से ऐसा करते थे? सर ऐसा तो कुछ नहीं है। जी। ऐसा मतलब कहीं जाना है ना जाना, ऐसा मतलब कुछ ही नहीं है, लेकिन दिक्कत ना हो इसके वजह से मतलब नसबंदी होता था। आप पहले नक्सली थे, अब तो सरेंडर कर चुके हैं, जो मुख्य धारा है सरकार उनके साथ जुड़ चुके हैं। पहले और अब में क्या अंतर दिखाई पड़ता है आपको? सर पहले का जब नक्सली संगठन में जब मैं था तो उधर का स्थिति परिस्थिति उधर का, और जब मैं सरेंडर हुआ तो इधर की स्थिति या बहुत अच्छा है। मतलब जो भी शासन की पुनर्वासन जो भी है नीति, उनके प्रभाव से मैं सरेंडर हुआ और यहाँ बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। और जो भी शासन की ओर से जो मिलने का जो हो रहा है वो मिल रहा है सर। एक सवाल ये बनता है कि आप तो 8 लाख के इनामी रहे हैं, वहाँ पर किन बड़े लोगों, जो बड़े नक्सली हैं, क्या हिडमा, देवा, इन लोगों से आपकी मुलाकात कभी हुई, वहाँ देखा आपने? इसमें 2010 में जब हम लोग डॉक्टर ट्रेनिंग गए थे तो उसमें हिडमा को मिला था सर, उसके बाद से कभी मिले नहीं। हिडमा से 2010 में मिले थे। हाँ सर। तो क्या क्या किस तरीके का दिखता है हिडमा, कैसे है, क्या है, आपने कुछ ऑब्जर्व किया उस दौरान? सर उस समय मतलब पतले थे, अभी उसमें मतलब उस समय से अब तक बहुत चेंज हुए होंगे। अब तक उनके साथ में मिला नहीं हूँ या बातचीत हुआ नहीं है सर। आप क्या सिक्योरिटी फोर्सेस को ये जानकारियाँ आपने दी है कि हिडमा किस तरीके का दिखता है, कैसा क्या है, ये सारा बताया आपने? ये तो पूरा मतलब हिडमा के बारे में उतना मैं जानकारी नहीं दिया हूँ। जो मैं जानता था या समझदारी उनके अनुसार मैं दिया, लेकिन वो हिडमा के बारे में मैं नहीं जानता और दिया भी नहीं। अच्छा, सरकार का जो आपने देखा कि सरेंडर पॉलिसी है, उसके बाद आपका जीवन अब किस तरीके से है सरेंडर करने के बाद? और जो लोग अभी भी जंगलों में हैं, वो सरकार के खिलाफ, इसके साथ साथ देश की सुरक्षा बलों के खिलाफ है, उनको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? सर अभी तो यहाँ आके अच्छा लग रहा है, सुकून ज़िंदगी मिल रहा है। और अभी जंगल में हैं या कहीं बच्चे कुच्चे नक्सली जो जंगल में हैं, वो भी अभी मतलब मुख्य धारा से जुड़ने के लिए आए और अपना जान बचाएं, क्योंकि हर कोई आदमी मरना नहीं चाहता, हर कोई आदमी 2 दिन की ज़िंदगी जीना चाहता है। तो मैं उनको अपील यही करना चाहता हूँ कि वो मतलब जहाँ भी रहें सकुशल वापस आइए, मुख्य धारा से जुड़िए और समझ के साथ रहिए, यही मैंने कहना चाहता हूँ आपने सर। बड़ी बात कही है। आप कितने महीने पहले जो है सरेंडर किए हैं? आप बोल रहे हैं कि आप जान बचाइए, ज़िंदगी अपनी बचाइए, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? सर मैं सरेंडर 20 अगस्त को मैं सरेंडर किया हूँ सर। जी, हाँ। इसी साल? हाँ इस साल 2025 में सर। जी, जी। हाँ। तो जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस इस समय जंगलों के बीच में ऑपरेशन कर रही हैं, नक्सलियों में आपने देखा कि किस तरीके का उनके अंदर माहौल है, क्या है? सर उसमें जब 2025 में ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स का मूवमेंट ज़्यादा बढ़ गया और आपस भी बहुत चले, तो इसमें नक्सलियों में बहुत मतलब डर है, और कब मरेंगे कैसे मरेंगे ये बहुत डर है सर। तो कई लोग आ रहे हैं अभी, कई किसी किसी को चिट्ठी के माध्यम से बुलाया जा रहा है और कांटेक्ट नंबर के द्वारा बुलाया जा रहा है, ये सब हो रहा है सर। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो नक्सलियों के डॉक्टर हैं, हालांकि ये अभी सरेंडर कर चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने ये कहा कि अब जिस तरीके से फोर्स का मूवमेंट हो रहा है, बड़े स्तर पर ऑपरेशन हो रहे हैं जंगलों में, सुरक्षा बलों का अपर हैंड है, ऐसे में इनका कहना है कि नक्सली अपनी जान बचाएं, और यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा नक्सली जो है वो सरेंडर कर रहे हैं। चाहे नारायणपुर का एरिया हो, बीजापुर, कांकेर, इन तमाम जगहों पर भारी संख्या में नक्सलियों के द्वारा सरेंडर किया जा रहा है। नारायणपुर से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। नक्सलियों के खिलाफ जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, वैसे में पिछले कुछ दिनों में नारायणपुर में हमने देखा कि 300 के आसपास नक्सलियों ने सरेंडर किया है। जो पहले कुछ महीने पहले नक्सलियों ने सरेंडर किया है, उसमें से अरब हैं जो कि इन्होंने 2004 में नक्सलवाद को ज्वाइन किया था, अभी डीआरजी में काम कर रहे हैं।
लेकिन इनका चेहरा मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि इनके ऊपर खतरा हो सकता है। सुरक्षा के लिहाज से इस तरीके के कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इनसे खुद जानते हैं कि किस तरीके से नक्सलवाद की विचारधारा को इन्होंने पकड़ा था और आखिर अब देश की मुख्य धारा से साथ जुड़ करके विकास कार्यों में लगे हुए हैं। और अब आप बताइए कि ये एक बहुत बड़ा इस वक्त दबाव है नक्सलियों के ऊपर। सुरक्षा बल जिस तरीके से जंगलों में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बना करके जा रहे हैं, आप लोगों ने कब नक्सली विचारधारा को ज्वाइन किया और अब में और तब में क्या अंतर आपको दिखाई पड़ रहा है? सर मेरा जानकारी मतलब मैं बीजापुर ज़िला का हूँ, गांव कोरसेगुड़ा, गांधी ताती मेरा नाम। नक्सल संगठन में कमलेश उर्फ अरब नाम से जाना जाता है। बीजापुर सुकमा ज़िला मेरे को कमलेश नाम से जाते हैं, और जब मैं तबादला नारायणपुर ज़िला में किया तो मार डिवीज़न क्षेत्र में अरब नाम से जाना जाता है। अच्छा, नाम बदल दिया जाता है जब वहाँ जी नक्सल उसमें कोई जाता है? अपनी इच्छा है सर, हाँ हाँ। अपनी इच्छा है, जो भी नाम रख सकता है ऐसे इसका। हाँ। मैं इधर अरब नाम से जानता हूँ। मैं मतलब माओवादी पार्टी में ज्वाइन करने का एक मजबूरी भी है। उस टाइम 2005 सलवा जुलूम चालू हुआ, तो हमारे क्षेत्र में 2006 को विस्तार हुआ, तो तब मेरे गांव को जला दिए सलवा जुलूम, और पुलिस वाले भी गए थे। करीब 96-97 हमारे गांव का घर मने सबको जला दिए। तब है ना गांव के जनता दो भागों में बट गए। कुछ लोग तेलंगाना गए, कुछ लोग जंगल में झोपड़ी बना के रहने लगे। तो उनमें मैं हूँ, उस झोपड़ी बनाए जंगल में रहे उसमें मैं था। आखिरी मैं मेरे भाई दो बड़े थे, वो लोग तेलंगाना भाग गए। आखिरी मैं क्या करता बोल के फिर अभी जो DK-JC मेंबर पापरा उर्फ मंगू है, उसको लेटर लिखा। उससे पहले 2004 से मैं पहले छात्र संगठन में रहा, तब से जुड़ा हूँ, और उससे कंटिन्यू लेटर्स वगैरह बीच में मिलता था, बोलता था, जो भी हो हमारे बीच में रिश्ता रहा। तब से ना मैं पार्टी संगठन के बारे में थोड़ा जानना, ये सब मतलब जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ना, सब समानता मतलब बराबरी, महिला पुरुष बराबरी कानून लाने का है, जो भी नियम ऐसे टाइप का कुल मिलाकर मार्क्सवाद लेनिनवाद जो भी हो वहाँ का सिद्धांत पढ़ने में लगा मैं। लेकिन किस तरीके से बरगलाते हैं जो युवा लोग हैं उनको वहाँ पर? आपने तो पूरा देखा है और ऑपरेशंस में भी आप शामिल रहे हैं, तो कौन से ऑपरेशन में शामिल रहे हैं और कैसे युवाओं को बरगलाया जाता है इस दौरान? उसमें ना मेन सरकार हमारे ज़मीन को, हमारे संपत्ति को, हमारे जो भी हमारे जो वनोपज होते हैं सबको सरकार शोषण कर रही है। ये इस तरीके की बात उनके द्वारा कहा शोषण कर रही है, इसका भरपूर पुलिस मदद कर रहा है। इसीलिए हमारे टारगेट पुलिस नहीं, वहाँ के हिसाब से मैं भाषण बता रहा हूँ। अच्छा, वो लोग ये चीज़ बताते थे कि ये नुकसान कर रहे हैं। नुकसान कर रहे हैं। इसका सब साम्राज्यवादी, दलाल, नौकरशाही, पूंजीपति, सामंतवादी वर्गों के हित में यहाँ के सरकार काम कर रहे हैं। इसलिए सरकार के खिलाफ और बड़े पूंजीपति साम्राज्यवादियों के खिलाफ हमने लड़ाई छेड़ा है। तो उनके सुरक्षा में जो जवान आते हैं उन्हें भी हम उन्हें भी अब मारने में लगे हैं। वो हमारे दोस्त हैं, तो इसीलिए सुरक्षा बलों के ऊपर इस तरह से कार्रवाई किया जाए। और हमने जो टारगेट चुना है कि हमारे देश के संपत्ति हो, जल जंगल ज़मीन हो, जो भी हो, हम यहाँ पर कुल मिलाकर शोषण हो रहा है। इस शोषण से हमको जनता को बचना है। शोषणहीन वर्गहीन समाज का यहाँ मैं आज तक के दर्शकों को बता दूं कि ये बताना चाह रहे हैं कि वहाँ पर इस तरीके से युवाओं को बरगलाने की कोशिश की जाती थी कि जल जमीन जंगल पर कब्जा किया जा रहा है, सरकार के लोग कर रहे हैं, इस तरीके की बातें कही जाती थी। आप किस ऑपरेशंस में जुड़े रहे उस दौरान? कौन सा ऐसा ऑपरेशन था जिसमें आप लोग नक्सलियों की तरफ से कर रहे थे? मैं और क्या कहा जाता था? वो ये सलवा जुलूम था। उस टाइम बहुत बार उनके ऊपर एक्शन लिए, जो भी उनके कार्यकर्ता होते थे उनको मारते थे। और साथ में मैं पहला मैं जब पार्टी में जाने के बाद पहला अम्बुस हमला रेड बासागुड़ा है, हमारे थाना बासागुड़ा है, गांव के बाजू में है, उसमें हम लोग रेड में शामिल हो गए। उसमें 4 जवानों को मारे हैं और 3-4 एक LMG है, बाकी SLR राइफल, तीर राइफल जब्त किए हैं। 4 जवानों को मार उस रेड में मैं पहला शामिल। उसके बाद इक्का दुक्का फायरिंग वायरिंग में कई जगह शामिल हो गया। साथ में बीच में ना वो बटालियन नंबर 1 है, वहीं युड़मा रहते हैं, तो उसके और पूरा 3 कंपनी
300 से अधिक जवान थे मतलब नक्सली। तो उन सब लोग मिलकर ना एक मुकराम ताड़मेटला जो होता है 76 जवानों को मारे सीआरपीएफ, उसका योजना बनाया। तो उस योजना में, उस हमला में, उस रेड में, उस एम्बुश में मैं था सक्रिय। 76 जवानों के ऊपर जो हमला हुआ था जी। उस एम्बुश में थे और उसको हिडमा ने तैयार किया था पूरी तरह। उसका ना मेन कमांडर हिडमा था। उसका मेन राजनीतिक रूप से, सैनिक रूप से, जो मिलिट्री रूप से जो मार्गदर्शन, जो एजुकेशन, जो सलाह देना है, वो बसवा राजू था। बसव राजू था। जो तो जो खत्म हो गया बसवा राजू। हिडमा से आपने मुलाकात की उस दौरान? हिडमा किस तरीके से बोलता था? हालांकि जिस तरीके से सरकार ऑपरेशन कर रही, हिडमा भी अब बचेगा नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे हिडमा को लेकर के? आप मिले हैं उनसे, क्या कहना चाहेंगे? हिडमा मेरे गांव से पास में है, उसका 2-3 घंटा दूरी पर है। पुअर्ती गांव है। जी जी, पुअर्ती गांव का है। मैं उसे यही अपील करता हूं कि साथ में देश में माओवाद पार्टी को ख़त्म करने का देश का सरकार का टारगेट है, उसी दिशा पर काम कर रहा है और आखिर वो सफल भी हो रहा है। और हिडमा ने इक्का दुक्का लोगों को, उसके बटालियन के कुछ बंदे हैं और डिवीज़न के अलग अलग स्तर में कुछ बंदे हैं, उनको पकड़ के आंदोलन को और क्रांति को लाने का वो जो सपना सोच रहा है, वो आखिरी वो सफल नहीं होगा। तो क्या हिडमा जबरदस्ती कर रहा है इस समय? इस तरीके की आपको सूचना मिल रही, लोग को पकड़ करके अपने संगठन में शामिल करने की कोशिश? उसका ना अब मैं नहीं बता सकता। वो सुकमा ज़िला, बीजापुर ज़िला में आज वर्तमान में घूम रहा है। तो उनके कैडर या तो उनके जो कैडर को नियुक्त करने में ज़बरदस्ती कर रहा, नहीं बता सकता। लेकिन कुल मिलाकर वहाँ से ना पार्टी में मैं आने के बाद, खासकर मार डिवीज़न का मैं ग्राउंड रिपोर्ट बता सकता हूँ। तो बताऊँ तो मैं आने के बाद पहले भी सिलसिला रहा, मैं आने के बाद ये तेज़ गति से भर्ती मतलब वापसी बढ़ गया। मतलब संगठन छोड़ के गांव जाना, संगठन छोड़ के डायरेक्ट भर्ती मतलब सरेंडर करने का सिलसिला तेज़ हो गया। आखिरी इस बीच 10 दिन पहले तो 210 मार के हैं कैडर सरेंडर किए हैं। आप ये बताइए कि पहले और अब में क्या अंतर देख रहे हैं? जब आप जंगलों में थे और अभी आप सरकार के साथ मुख्य धारा में डीआरजी में रह करके काम कर रहे हैं, क्या अंतर देख रहे हैं? इसमें मैं वहाँ रह के ना जो सरकार या पुलिस का कामकाज को देखा हूँ तो बहुत आसमान और धरती फर्क था। तो अब यहाँ आने के बाद ना पुलिस का योजना, पुलिस का काम, पुलिस किस दिशा पर सोच रही है, साथ में सरकार। मैं बीच में विजय शर्मा साहब से, मतलब विजय शर्मा जी से भी बात किया हूँ, बात हुई है। तो सरकार जनता के पक्ष में, जनता के हित में क्या क्या करना चाहती है वो मैं अभी ज़मीने में देख लिया। माड़ में हम अभी मैं आने के बाद गारपा कोंगे तक कैंप गया है, कोंगे तक रोड सड़क बन गई है, नेलंगुर तक बना है, इधर जाट लोग कुड़मेर तक बना है और बीच बीच में बाजार भी नया नया खोल दिया है। लोगों को परेशानी सब दूर हो रहा है धीरे धीरे। अभी जो लोग जंगलों में छिपे हुए हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? क्योंकि सरकार ने तो तय कर लिया है कि जो कोई बंदूक उठाएगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। आप क्या कहेंगे उनको कि सरेंडर करें, क्या कहना चाहेंगे? मैं मध्य रीजन में बहुत कम कैडर बचे हैं, लगभग 100 में 70%, तो 70% ज़्यादा ही लोग सरेंडर कर चुके हैं। और बड़े बड़े कैडर भी कहीं बड़े नक्सल विरोधी आपस में ख़त्म हो गए हैं, चाहे उड़ीसा में, चाहे डीके में या यूपी में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो माओवादी संगठन के मेन कैडर हम ही ने मारा है। मतलब हम इस हिसाब से हम लोग भी गए थे, हमारे डीआरजी के जवान ही मारे हैं बसवा राजू को। तो डीके यानी सेंट्रल रीजनल ब्यूरो यानी सीआरबी क्षेत्र में माओवादी पार्टी बहुत कम है। तो मैं सब जवानों मतलब नक्सल साथियों को यही कहूँगा कि हमने सरेंडर कर दिया है, अब आप लोगों की बारी है। और वर्तमान में आप लोग उनके यहाँ ना एक विषय मैं बोलूँगा कि भर्ती बंद हो गया, वहाँ से संगठन छोड़ के आने का बढ़ गया है, वहाँ से लगातार वापस हो रहे हैं और नक्सल आपस में बड़े संख्या में नक्सली मारे जा रहे हैं। साथ में वो लोग छिपे रहने का जगह कहीं नहीं है। तो इस कठिन स्थिति में, इस नाजुक माहौल में ना वो लोग वहाँ रह के मतलब बेमौत मारा जाना अच्छा नहीं है। इसलिए मेरे जैसे उन लोग भी सरेंडर करे तो अच्छा। हमने सरेंडर किया, अब आप लोगों की बारी है। बिल्कुल, तो इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इन्होंने सरेंडर किया है। अब जो दूसरे नक्सली घने जंगलों में छिपे हुए हैं वो भी सरेंडर करें, इस तरीके की अपील इनके द्वारा की जा रही है। और यही बात केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा लगातार कहा जा रहा है। इन्होंने साफ कर दिया है कि
जो कोई हथियार उठाएगा वो मारा जाएगा, इसलिए सरेंडर करें। सरेंडर करने में ही भलाई है, इस तरीके की बात। क्योंकि सुरक्षा बलों का इन जंगलों की अगर बात करें तो यहाँ पर उनका अपर हैंड है और सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन अबुझमाड़ के जंगलों में चल रहे हैं। आज तक की टीम यहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जिन लोगों ने सरेंडर किया है, आप तस्वीरों में देखिए कि इनको पुनर्वास जो यहाँ पर योजना चलाई जा रही है नक्सलियों के सरेंडर को लेकर के, उसमें इनको शामिल किया गया है। और ये लोग जंगलों में पति पत्नी हैं, जंगलों में थे, अबुझमाड़ के जंगलों में, और पिछले महीने ही इन्होंने सरेंडर किया है। इनसे जानते हैं कि किन परिस्थितियों में नक्सल विचारधारा को इन्होंने अपनाया है। आपका नाम क्या है और किस एरिया में आपने नक्सलवाद को किस सन में ज्वाइन किया था? मैं 2007 में मतलब पार्टी में मैं ज्वाइन किया है। जी मेरा नाम मंगतो है। जी। उसके बाद 2007 से लेकर मैं माड़ में रहता था। उसके पहले मतलब 2008 में मैं सेंट्रल कमेटी का अनारक्षक के रूप में काम किया हूँ मैं वहाँ अनारक्षक क्या होता था? गार्ड। गार्ड थे, हाँ। बॉडी गार्ड हाँ। के तौर पर। हाँ। तो किसकी बॉडी गार्डिंग करते थे, किसको आप देखते थे? कोसा दादा का बॉडी गार्ड था मैं। किसका? कोसा दादा। अच्छा अच्छा। तो किस एरिया में आप लोग रहते थे और क्या उम्र थी जब आप नक्सली विचारधारा की तरफ गए? उम्र कितनी थी? ये आपकी पत्नी है, इनके बारे में बताइए क्या। हाँ, मैं 2016 से लेकर अब तक मेरा उस समय जो पार्टी में ज्वाइन किया उस समय मेरा करीब 14 साल था। हाँ हाँ। 14 साल करीब था। उसके बाद अब तक तो मैं पार्टी में ही था। जो अभी हमारा जो नॉर्थ ब्यूरो बोलते हैं उसके हिसाब से हम लोग रहते थे। रात नॉर्थ ब्यूरो कप मतलब वो अपना कोसा दादा उसी आसपास से घूमते थे। आपके पास बंदूक थी। सरकार ने जिस तरीके से कहा कि जो कोई बंदूक उठा करके चलेगा उसके खिलाफ ऑपरेशन होगा, कौन सी गन आप रखते थे और फिर आप सरेंडर किए तो यहाँ पर पहुँचे? और मैं AK-47 रखता था। पहले SLR रखता था, उसके बाद AK-47 मैं रखता था। अच्छा। ये आपकी वाइफ हैं, इनके बारे में कुछ बताइए कि किस तरीके से ये भी क्या गन चलाती थी? इनको किस तरीके से उसमें नक्सलवाद में शामिल किया गया? क्या शादी उसी दौरान आपकी हुई थी? हाँ, ये मतलब पार्टी में ज्वाइन हुआ ये 2004 लास्ट में। 4 लास्ट में पार्टी में ज्वाइन किया है। तब हमारा शादी मतलब पार्टी में ही हम लोग किए थे। जो हम पार्टी को जो बताए, वहाँ का जो जिम्मेदार लोगों रहते हैं उनको बताया, तब हमको शादी कर दिया है। आप लोगों के ऊपर कितना इनाम था दोनों लोगों के ऊपर? मेरा को 8 लाख था इनाम, इसका 5 लाख। अच्छा, आप बताइए कुछ कि अब कितना अच्छा लग रहा है आपने जब सरेंडर कर दिया है, और जो लोग अभी भी जंगलों में हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? हिंदी हिंदी नहीं? अच्छा, मैं आप बताऊं? बताइए। नहीं, क्योंकि हमारा मतलब इस पुनर्वास नीति का आने का मतलब है कि मतलब माड़ में जो ऑपरेशन बढ़ गया है और कैंप भी सब अंदर तक पूरा पहुंच गया है, इसलिए हमारा जो परिस्थिति प्रतिकूल नहीं है। इसलिए हमारा जो पार्टी ने जो निर्णय किए हैं, जो ऐसे रहेंगे तो हम बचेंगे नहीं हैं, तो अगर से हम सरकार के साथ बातचीत करेंगे तब उनके साथ हम पुनर्वास नीति के माध्यम से हम जाएंगे करके ही हमारा पार्टी ने मतलब वो बताए हैं। तब हम पूरा मतलब यहाँ का माड़ डिवीज़न और उत्तर बस्तर और गढ़चिरौली में हमारा तीनों डिवीज़न में पूरा मतलब वो सरकार पुनर्वास नीति में हम लोग जुड़ गए हैं। बिल्कुल। आपकी पत्नी है, आपके बच्चे वगैरह हैं कि नहीं? क्या क्यों? बच्चे नहीं हैं हम क्यों? लोग। हमारा जो पार्टी से बच्चे रखने का अनुमति नहीं है। मतलब अनुमति होने से भी ऐसा नहीं रखते हैं। पहले मतलब शादीशुदा होने के बाद ही ऑपरेशन बंद करते हैं। क्या नसबंदी कर देते? हाँ, नसबंदी आपकी भी कर। नसबंदी हुई? हाँ, हो गया मेरा भी। किसने किया था? हमारा नसबंदी पहले रफ़ीक डॉक्टर था, वो ही किए थे हमको। अच्छा अच्छा। तो क्या जितने कैडर में रहते हैं उनकी सबकी नसबंदी कर दी जाती है? इस तरीके का काम जो है वहाँ पर नक्सली कमांडर्स करते हैं? जो ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकता है। मतलब अगर से डॉक्टर कोई सीखेगा तो वो ज़रूर कर सकता है।
क्या आपने कभी हिडमा से मुलाकात किया उस दौरान जब आप यहाँ जंगलों में थे, क्योंकि हिडमा सुकमा पुअर्ती इन्हीं इलाकों में घूमता रहता है। जो हम उसको नहीं मिले 2019 में, मैं एक बार मिले थे उसको, उसके बाद से अब तक नहीं मिले हैं। 19 में जब मिले थे तो क्या करने के लिए आया था वो? वो हम ही उधर गए थे, सुकमर साइड हम गए थे कुछ काम के लिए, हम लोग गए थे तब वहाँ मिले थे। तो अभी क्या कहना चाहोगे आप, जो भी बड़े बड़े कमांडर्स हैं, चाहे हिडमा हो या दूसरे हों, देवा हो, या उनको क्या कहना चाहोगे? सरेंडर करें, किस तरीके से आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? जो हमारा मैसेज देना हम लोग चाहते हैं कि जो उनका जो मन है, अगर से उनका जो अगर मतलब इस पुनर्वासी नीति से माध्यम से उन लोग आने से अच्छा है, अगर से मतलब वो हम लोग लड़ेंगे हम नहीं आएंगे बोलने से वो नहीं आ सकते हैं, लेकिन हमारा अपील है कि उन लोग भी आने से अच्छा है करके। बिल्कुल। जंगलों में आप लोग थे उस समय, जंगलों की क्या स्थिति थी, और अब जब यहाँ रह रहे हो, दोनों में कितना अंतर आपको दिखाई पड़ रहा है? आपकी स्थिति अब ठीक है इस समय? हाँ, जंगल में रहते समय तो, लेकिन उस समय भी अच्छा था, लेकिन अगर से मतलब वो प्रदूषण थोड़ा मतलब बहुत अच्छा था, लेकिन उधर थोड़ा बुरा भी होता है क्या अभी, बुरा होता है? मतलब मच्छर और बहुत काटता है, और उतना तो बुरा नहीं है, उधर भी लेकिन अच्छा है। अभी यहाँ पर पहले से क्या, जंगल से और अब में कितना अंतर है यहाँ? यह तो अंतर हो गए है। जी। जंगल से मतलब इससे खुला आसमान नहीं देखते थे, नहीं देख पाते थे। अभी अभी बढ़िया लग रहा है, घरों में रह रहे हैं आप लोग। अभी तो मतलब अभी इधर आने के बाद अच्छा ही लग रहा है। ओके। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो नक्सल कमांडर्स थे, जो नक्सलियों का नेतृत्व करते थे, ये 8 लाख का इनके ऊपर इनाम था, इनकी वाइफ के ऊपर 5 लाख का, दोनों दंपतियों ने सरेंडर किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जिस तरीके से कदम बढ़ा रही है, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनके द्वारा इस तरीके से यहाँ पर पुनर्वास नीति जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की चल रही है, उसके द्वारा इस तरीके कदम बढ़ाएगा। और इन्होंने ये भी अपील की है कि चाहे हिडमा हो, दूसरे बड़े नक्सली हों, वो लोग सरेंडर करें, क्योंकि जिस तरीके का ऑपरेशन इस वक्त जंगलों में चल रहा है, वैसे में वो बच नहीं पाएंगे। एक ही ऑप्शन उनके पास बचता है, सरेंडर सरेंडर सरेंडर। अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो उनकी स्थिति खराब हो जाएगी और उनका नाम उन 400 लोगों में जुड़ जाएगा जिनको कि सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। और अगर सरेंडर करते हैं तो इनकी तरीके से नया जीवन यापन इनको परिवार के साथ करने को मिलेगा। इस तरीके की जानकारी जो है इनके द्वारा भी दी जा रही है और केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी इसी तरीके के कदम बढ़ा रही है। अबुझमाड़ के जंगलों में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इसी क्रम में मैं बात कर रहा हूँ जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है, यानी कि सरकार जिस तरीके से रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चला रही है, सुरक्षा बल जंगलों में इस वक्त बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं। इस वक्त नक्सलियों ने, जिनके ऊपर 10 लाख का इनाम है, किसी के ऊपर 15 लाख का, किसी के 25 लाख का, किसी के ऊपर 1 करोड़ तक का इनाम है, वो तमाम नक्सलियों ने सरेंडर किया है। हमारे साथ ये सरेंडर नक्सली जो हैं वो बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आपका नाम क्या है और कहाँ पर, किन जंगलों में आप लोग इस वक्त ऑपरेशन कर रहे थे और कब सरेंडर किया? हम मेरा नाम मंगतू है। हम लोग मतलब हम सरेंडर नहीं किए हैं, हम पुनर्वास नीति के माध्यम से ही हम आए हैं। ये तो सरेंडर ही तो हुआ ये। और सरेंडर मतलब सरेंडर होने का मतलब अलग ही होता है। कोई हमारा पार्टी से कोई भाग का आएगा वो सरेंडर उसको बोलता है। तो ये पुनर्वास नीति के तहत आप लोग यहाँ पर आए हैं? हाँ, पुनर्वास नीति के जी तहत पर ही जी। हम लोग आए हैं। जो हम कम से कम हमारा नॉर्थ ब्यूरो से सब हमारा पार्टी जो कितना लोग हमारा जो हमारा इंचार्ज जो बताए सब हमारा मतलब इस पुनर्वास नीति में हम लोग आ गए हैं। जी। करीबन 250 लोग। 250 लोग के आसपास हाँ सारे लोग। तो ये जो अबुझमाड़ के जंगलों में आप लोग थे, जी जी। वहाँ पर किस तरीके से आप लोग कब ज्वाइन किए ये नक्सल जो विचारधारा, कब, किस सन में ज्वाइन किया था आपने? मैं 2007 में ज्वाइन किया हूँ। 2007 में? जी। तो अपने परिवार के साथ आए? नहीं नहीं, अलग से। अलग से ज्वाइन किया? हाँ, तो ये जो आपकी अभी फैमिली है, वाइफ का क्या नाम है? कुमली। कुमली। ये भी यहाँ पर नक्सल ऑपरेशंस में शामिल रहती थी? जी जी जी। तो अभी जो आपने ये सरेंडर किया है पुनर्वास नीति के तहत, पहले और अब में कितना आपको अंतर दिखाई पड़ रहा है? पहले की क्या स्थिति थी और अब
किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? पहले जंगल में रहते समय तो मतलब ऑपरेशन करना और फोर्सेस से ज़्यादा आना जाना करना उस समय तो कभी कभार दिक्कत पड़ता था, लेकिन उतना दिक्कत नहीं है हमको। जो रिपब्लिक भी हमको मदद आता था मदद करने के लिए। तो कौन आप लोगों को पीछे से फंडिंग और कौन लोग करते थे? ऐसे तो मतलब नीचे वाले कैडर लोग नहीं जानते हैं, जो ऊपर जो लीडर रहते हैं उन्हीं लोग जानते हैं फंडिंग के बारे में। वही है। तो नारायणपुर अबूझमाड़ के जंगलों में कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं नारायणपुर मतलब अबूझमाड़ जंगल में करीबन 15 साल काम किया हूँ मैं। अच्छा, तो ये दिक्कत अब जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर सरेंडर कर चुके हैं, पुनर्वास नीति के तहत यहाँ पर आए हैं, किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर रखा जा रहा है? और भी जो नक्सली हैं उनको क्या कहेंगे कि वो लोग मुख्य धारा में जुड़े? कि हमारा इधर आने का एक समस्या है कि मुख्य हम यहाँ से हम लोग बचना है, बच के फिर आगे अगर जनता का समस्या रहता है उस समस्या के माध्यम से हम जुड़ जाएंगे। अच्छा। अगर अभी जनता का मतलब कई समस्या रहता है उस माध्यम से हम फिर जनता के पास ही हम वापस लौट जाना चाहते हैं हम। तो अपने घरों में जा कर के रहेंगे, लेकिन अभी आप लोग पुनर्वास नीति के तहत यहाँ पर, हाँ। सरकार भी यही प्रक्रिया अपना रही है। अ, जंगल की कोई ऐसी कहानी जहाँ पर आप लोगों ने देखा हो कि किस तरीके से आप लोग वहाँ रह रहे थे और कैसे वहाँ पर जो बड़े कैडर से जुड़े हुए लोगों को बरगलाते हैं? क्या बच्चों को भी भर्ती किया जाता था उसमें? उसमें बच्चों को नहीं भर्ती नहीं किया जाता है। अगर सिर्फ 16 से 17 साल लड़की लड़का युवा लोगों जो को होते हैं। हो हाँ। उससे हम भर्ती करते हैं। अच्छा, जो युवा लोग रहते हैं। जी जी। तो ये आपकी पत्नी जो है, इन्होंने भी साथ में सरेंडर किया? हाँ जी जी। तो कौन सा हथियार के साथ सरेंडर किया था? ये इंचास पकड़ती थी। और आप? मैं इधर आते वक्त मैं SLR पकड़ के लाए। हम्म, SLR था मेरे पास। अच्छा अच्छा। बहुत सारे ऐसे जो बड़े नक्सली हैं, जैसे हिडमा है, इन तमाम लोगों को आपने क्या देखा? कभी जंगलों में उनसे मुलाकात हुई? नहीं नहीं, जंगल में तो उनको मुलाकात नहीं किए हैं। हम्म बहुत साल हुआ उनको नहीं मिले हम। हम्म। इड़मा भी और बाकी लोगों से भी हमको मिलने के लिए मौका नहीं मिला। आप लोग किस तरीके का काम करते थे वहाँ पर? क्या क्या काम? जो मतलब वो हम काम करते हैं कि वहाँ जो हमारा मतलब संगठन में मतलब जनता के पास जाना, उनको संगठित करना, ये हमारा काम रहता है। हम्म, मतलब जनता का मतलब वो युवाओं को बुला के उनको मीटिंग करना और संगठन में रखना, ये हमारा काम होता था। लेकिन जिस तरीके से जंगलों में खतरे में झोंक दिया जाता है, जो नक्सल उसमें शामिल होते हैं, उनके लिए दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। तो आप जो अभी लोग जंगल में रह रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको भी जो हमारा वो रूपेश जी ने बताए हैं, जी। वो प्रेस माध्यम से ही वो बताए हैं। अगर व्हाट्सएप वीडियो वगैरह देखने से उनको समझ में आएगा तो उन लोग भी आ सकते हैं। सरेंडर करेंगे वो भी, जी जी। पुनर्वास नीति वाला। जी जी। आपकी ये पत्नी जो हैं, ये पूरे परिवार के साथ आप लोग वहाँ जंगलों में रहते थे। परिवार में और कौन कौन लोग हैं आपके? हमारे यहाँ से परिवार वाले कोई नहीं है हम्म, और हम लोग दो है थे। अच्छा। पूरी बच्चे वगैरह? नहीं है, क्यों बच्चे नहीं? क्योंकि हमारा मतलब पार्टी में जो कोई भी शादी करने का पहले ही ऑपरेशन करते हैं हम। नसबंदी कर देते? ठीक ठीक। तो किसने आपकी कही किया था? जंगलों में ही कर दिया? जंगलों में। तो डॉक्टर्स कहाँ से आते हैं? डॉक्टर्स माने मतलब हमारे यहाँ से सीख जाते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। तो यहाँ पर ये इनका परिवार है और इन्होंने पुनर्वास नीति के तहत सरेंडर किया है। एक ऐसा ही परिवार यहाँ पर और दूसरा है, पूरे परिवार के साथ इन्होंने पिछले महीने में ही, अक्टूबर में ही इन्होंने सरेंडर किया है। ये दो परिवार और हैं, आप यहाँ तस्वीरों में देख रहे हैं। आज तक यहाँ ग्राउंड जीरो पर वो तमाम तस्वीरें दिखा रहा है कि इनकी
कहानी किस तरीके से है, कैसे ये लोग नक्सल विचारधारा को इन्होंने किया और सरकार की जो नीतियां हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि 31 मार्च 2026 तक पूरी तरीके से नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा। इनके अंदर डर का माहौल भी है जैसा कि इन्होंने बताया, इसलिए ये दूसरे जो नक्सली हैं उनसे भी ये कह रहे हैं कि सरेंडर करें, पुनर्वास नीति के तहत यहाँ पर आएं और उसके बाद जो है इनसे जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बुधराम पड़ैया है। बुधराम पुड़ियम। आपने कब सरेंडर किया है और कहाँ पर रहते थे, किन जंगलों में? मैं अक्टूबर 17 तारीख को सिलेंडर किया हूँ। इसी साल 17 हाँ। तारीख, ओ पिछले महीने में। ओ तो कौन कौन लोग थे सरेंडर करने? हम लोग 2 जन थे और हम लोग टोटल 150 जन सब सिलेंडर एक ही बार किए। 150 लोग, ये सारे लोग एक ही साथ किए थे। आओ आपकी पत्नी भी उन्हीं जंगलों में ऑपरेशन करती थी? आओ क्या करते नाम है इनका? वो उसका रीना है। रीना। रीना, आप ये बताइए कि कैसे, किस तरीके से, कहाँ पर ऑपरेशन और कब नक्सली आप बनी, कब ज्वाइन किया? मैं 2003 में नक्सली संगठन में जुड़े हैं। ऑपरेशन तो इसका बाहर ही किए थे अच्छा, ऑपरेशन। तो आप किस तरीके से अब जब छोड़ दिया आपने सरेंडर पुनर्वास नीति के तहत, तो अब कैसा लग रहा है? हम लोग तो यहाँ का परिस्थिति अभी बंदूक लेके यहाँ नहीं चलेगा करके हम लोग को छोड़ना पड़ा। हम यहाँ के मुख्य धारा में जुड़ के हम समाज के लिए हम सोचेंगे करके हम लोग आए थे। बिल्कुल, तो समाज के लिए इनके द्वारा सोचा जा रहा है। बुधिराम, ये बताइए कि जंगल में जिस वक्त आप लोग रहते थे और अब में कितना अंतर आपको दिखाई पड़ रहा है? किस तरीके की यहाँ का जीवन यापन कैसे बेहतर तरीके से है पहले की अपेक्षा? नहीं अभी यहाँ है कि थोड़ा सा बहुत बदलाव है, बदलाव दिखाई दे रहा है। अच्छा, बदलाव दिखाई पड़ रहा है। हाँ अभी सरकार भी बोल रहा है ना विकास करना है, ये करना है बोल के, वो तो थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो जंगलों में जो और दूसरे नक्सली हैं उनको किस तरीके का संदेश देना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे उनको? आप लोग तो हथियार छोड़ चुके हैं, पुनर्वास नीति के तहत अब मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। नहीं वो लोग को भी मैं अपील करता हूँ कि वो भी यही मुख्य धारा में आने से अच्छा है बोल के। अच्छा, बाकी लोग को भी। आप किस तरीके का हथियारों का इस्तेमाल करते थे जब जंगलों में रहते थे? मैं इधर आते वक्त 47 मैं AK-47? हाँ, ये कहाँ से मिला था आपको? वो दुश्मन के यहाँ जब्ती किया वाला है। कौन से लोग ये सप्लाई करते थे ये AK-47, ये सब कहाँ से आता था, कुछ जानकारी? हाँ उतना जानकारी नहीं है, वो बड़े लोग जानते हैं कहाँ से आता है क्या। आपके ऊपर कितने लाख का इनाम था? मेरा ऊपर 8 लाख इनामी था। 8 लाख। और आपकी वाइफ? हाँ उसका भी उतना ही 8 लाख। 8 लाख का। हाँ वो भी DVCM है। DVCM। तो ऐसे कितने लोग अभी बचे हुए हैं जो कि जंगलों में हैं, जो कि सरेंडर करना चाहते हैं और उनसे आप लोग अपील करेंगे, कितनी संख्या होगी लगभग? नहीं उतना तो बता नहीं सकता हूँ कितना लोग है क्या, उतना जानकारी नहीं है मेरे को। अच्छा, यहाँ तो अपना उत्तर सब जोन में तो पूरा आ गए हैं। अच्छा, जो नॉर्थ सब जोन है उसमें पूरा सरेंडर कर हाँ दिया? पूरा सरेंडर कर दिए। तो पूरा ये अबूझमाड़ का एरिया लगभग खाली है? हाँ खाली हो गया है। ओके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ किस तरीके से लिटरेचर दिखाना, ये कैसे कैसे लोगों को बरगला करके इसमें ज्वाइन कराते थे, कुछ आपको आइडिया? हाँ उतना तो मेरे को नहीं है। अच्छा, क्या भर्ती का जो तरीका होता था, कैसे कैडर में वो करते थे जब आपने भर्ती हुए थे उस टाइम? हाँ मैं तो यहाँ शासन का वो सलवा जुड़ूम पहले चालू हुआ है ना, उस समय पूरा ऐसे पूरा गांव को जलाना मारना पीटना ये अत्याचार करना ये सब देख के मैं पार्टी में ज्वाइन किया हूँ मैं। अच्छा, तो इस वजह से आपने उस दौरान ज्वाइन किया था, लेकिन तब अब और तब में कितना अंतर दिखाई पड़ रहा है? हाँ अभी तो बहुत अंतर दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, विकास कार्य लगातार हाँ अलग अलग। हाँ तो अब आप क्या सोचते हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या आगे करना है, आगे किस तरीके से जीना है? नहीं हम अपना घर जाके हम यहाँ जन संघर्ष है ना उसको हम उसमें जुड़ के काम करेंगे बोल के हम।
जनता के लिए हाँ काम जनता करेंगे, के लिए। मुख्य धारा में हाँ रहकर रह काम के करेंगे। ओ जी, अब कभी इस टाइप का दिमाग में विचार तो नहीं आएगा कि फिर से बंदूक उठाएंगे? नहीं 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 ऐसा नहीं। अच्छा, आप बताइए कि कभी ये तो दिमाग में अब नहीं आएगा कि दोबारा से बंदूक उठाना है, ये क्या इस तरीके से क्या आप सोचते हैं और क्या चाहते हैं? अब दिमाग में क्या चल रहा है कि आगे किस तरीके से जीना है? ऐसा तो हम लोग नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम लोग वो बंदूक जो हम सरकार को वापस दे दिया है, जी। फिर डबल नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि हम जो अभी मान के चलो संविधान के दायरे में ही हम लोग चलना पड़ेगा जी। और कानून के तौर पर ही हम लोग कुछ भी करना पड़ेगा। हम्म। अगर से पैसा कानून हो, 6वीं 5वीं अनुसूची को जरूर उस माध्यम से ही हम जनता के पक्ष में रह के हम इसको लड़ेंगे। अच्छा, तो अब आप लोगों के दिमाग में यही है कि भाई विकास करना, और जैसे सभी लोग काम करते हैं, मोबाइल फ़ोन कभी आपने उस तरीके से चलाया है, उसमें खबरें देखी हैं, टीवी चैनल्स और ये सारा चीज़, कौन सा चैनल आप देखते हैं? हम लोग बस्तर टाकिस और बस्तर का जो चैनल से रहे तो बारी मतलब बहुत सारे देखे हैं हम लोग, हाँ हाँ। ज़्यादातर बस्तर टाकिस। अच्छा अच्छा, नेटवर्क वगैरह उन इलाकों में है जहाँ पर आप लोग रह रहे थे? पिछले महीने ही आपने ये सब ज्वाइन किया? जी, जी। जो कहाँ कौन सा गांव में आते हैं नेटवर्क, उसमें डाउनलोड वगैरह करके हम लोग देखते थे, अच्छा, यूट्यूब में हम लोग देखते थे। एक अंतिम सवाल आपसे कि इस तरीके से जो विचारधारा ये है, नक्सल विचारधारा, उसको क्यों लोग अपना रहे हैं? क्यों इस तरीके से जुड़ते हैं? क्या उनके अंदर चलता है? क्योंकि ये सरकार का पहले का मंशा है कि मतलब वो पहले मतलब ये अपना बता रहे थे कि पहले सलवा जुड़म आया था, सलवा जुड़म आने के बाद बहुत लोगों को बेदखल कर दिया और बहुत लोगों को भी मारपीट किया, अत्याचार किया। इस कारण से ही ज़्यादा से ज़्यादा बस्तर युवती लोगों ज़्यादा पार्टी में जुड़ गए हैं। तो अब इनमें सारी चीजें बदलाव हो चुका है, तो आगे के समय के लिए आप क्या सोचते हैं अपने जीवन यापन के लिए, पति पत्नी के तौर पर? जो आगे के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब अब अभी खेती किसानी करके हम जिएंगे करके, कैसी किसानी करते करते हम और ये जनता का ही मतलब सामाजिक तौर पर ही हम रहेंगे करके हम लोग सोचे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सामाजिक तौर पर रह करके हम सीखेंगे, और भी ये एक पूरा परिवार है इनके, इनके हालांकि बच्चे नहीं होते हैं, नसबंदी इनकी कर दी जाती है। एक और भी यहाँ पर परिवार है, आप देखिए कि ये उनकी पत्नी है। आपने भी सरेंडर किया है, कब सरेंडर किया है? आप बताइए कि सरेंडर आपने कर दिया है पुनर्वास नीति के तहत, अब क्या सोचते हैं कि आने वाले समय में किस तरीके से जिएंगे, और कब आपने नक्सल विचारधारा को ज्वाइन किया था? मैं 2009 में ज्वाइन किया हूँ माओवादी संगठन में, जी। और 2025 अक्टूबर 16 को हमने जो हमारे शीर्ष नेता, वो क्या नाम है, किस एरिया में आप काम करते थे? रुपेश दादा ने प्रेस नोट में जारी किया है, उसका जो हमारा विचारधारा व्यक्ति किए हैं, जो फोर्स का दबदबा जंगल में बहुत ज़्यादा हुई है, इस हिसाब में हमारा जो काम नहीं चल रहा है, संगठनिक पूरा ध्वस्त हो गया, इसलिए काम अभी नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार आपने अपनी पत्नी के साथ और कितने ऐसे ही परिवार हैं जिन्होंने कि नक्सल विचारधारा को छोड़ करके मुख्य धारा में जुड़े हैं? आपने कितने लोग? हमने पूरी 210 आ गए। अच्छा, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे? आपके परिवार में कौन कौन था? हमारे परिवार में अभी जो रुपेश दादा हैं, भास्कर दादा हैं, और राजू दादा और रनीता दीदी वगैरह वगैरह थे। अच्छा, आप जो
नक्सली अभी भी अबुझमाड़ के जंगलों में हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का संदेश देंगे, क्योंकि आप लोगों ने तो सरेंडर किया है। अगर उन लोग मान ले तो उनका विचार है। हम तो कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो अभी ओपन की है मुख्य धारा में आने के लिए एक पुनर्वास नीति, उसमें आकर जुड़ जाए या ना जुड़े उनका विचार है। अपनी जो इलाके में हम काम किए हैं वहाँ की पार्टी ने हम जाकर मुख्य धारा में जोड़ेंगे, जन समस्या को मुख्य धारा में रह कर ही। तो जो लोग नहीं जुड़ेंगे, सरकार ने तो कह दिया है सरेंडर नहीं होंगे तो उनको मारा जाएगा, तो उनको क्या कहना चाहिए? जो लोग नए आएंगे उन लोग जानेंगे कि क्या होगा, उनका भविष्य बताएगी। बिल्कुल, हम तो उसके अंजाम बारे में अंजाम वो भुगतेंगे। और आप इधर से तस्वीरों में दाहिनी तरफ से देखिए कि ये तमाम जो परिवार हैं, इन्होंने सरेंडर किया है और इनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखा गया है। अलग अलग परिवार हैं, अपने पति पत्नी के साथ इन लोगों ने सरेंडर किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका खुद कहना है कि ये चाहते हैं कि जो लोग जंगलों में इस वक्त हैं उनको सरेंडर करना चाहिए, नहीं तो वो खुद अंजाम भुगतेंगे। उनके ऊपर जिस तरीके से फोर्सेस लगातार ऑपरेशन कर रही हैं और अलग अलग जगह जंगलों में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बना करके वहाँ पर एक्शन किया जा रहा है, ऐसे में इनका यही कहना है कि मुख्य धारा में जुड़ें और संविधान के हिसाब से जो काम चल रहा है विकास का, उन विकास कार्यों में जुड़ें और उसके बाद ही इनको जो है मौका मिलेगा रिहैबिलिटेशन को लेकर के। और इसी तरीके की बातें ये तमाम परिवारों की तरफ से कहे जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि नक्सलवाद छोड़ करके, बंदूक और बम छोड़ करके देश की मुख्य धारा में विकास को लेकर के काम करने में जुटना पड़ेगा और यही प्रक्रिया लगातार अपनाया जा रहा है। नारायणपुर से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। कभी डर का ये चेहरा रहे नक्सली, अब इनके अंदर एक उम्मीद की अलग तरीके की मिसाल जल रही है। हिंसा का रास्ता इन्होंने पकड़ा था, लेकिन सरकार ने जब इनको पुनर्वास नीति के तहत सरेंडर कराया तो अब इनको लगता है कि आने वाले समय में इनकी जिंदगी और बेहतर होगी। ये तमाम सरेंडर किए हुए नक्सली अबुझमाड़ के इलाके से यहाँ पर मौजूद हैं। आज तक की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आपको तमाम तस्वीरें दिखा रही है कि किस तरीके से इनको पुनर्वास करने के लिए यहाँ पर व्यवस्था दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने बंदूक का रास्ता छोड़ करके विश्वास का रास्ता चुना है और देश ने जिस तरीके से इनको ये कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार मिल करके इनके लिए बेहतर तरीके का काम करेगी, अब इनके चेहरे देख करके ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि अब इनके चेहरे पर वो खौफ नहीं है, वो डर नहीं है। और इसके साथ ही नक्सली विचारधारा जो इनके अंदर पनप रही थी उसको इन्होंने पूरी तरीके से छोड़ करके सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके इनके द्वारा इस वक्त काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके चेहरों को देख करके ये पता चलता है कि इनकी उम्र कुछ भी नहीं है। नक्सली बरगला करके इनको इस नक्सल विचारधारा की ओर ले जाते हैं, लेकिन अब इन्होंने उस विचारधारा को छोड़ दिया है। साथ ही सुरक्षा बल अभी भी अपील कर रहे हैं कि अगर कोई भी हथियार लेकर के जंगलों में घूमेगा तो उसके खिलाफ ऑपरेशन होगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इनके आगे रास्ता है, सरेंडर, सरेंडर और सरेंडर। नारायणपुर से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। पिछले महीने में अबुझमाड़ के जंगलों में 210 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। आज तक के साथ ये तमाम सरेंडर नक्सली मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि इनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है। किस तरीके से जो नक्सल कमांडर हैं इनको बरगला करके छोटे छोटे युवाओं को जो है शामिल किया नक्सल विचारधारा में, लेकिन अब ये मुख्य धारा में आकर के देश के लिए काम करेंगे और देश के संविधान के हिसाब से ये लोग यहाँ पर काम करेंगे। इनको इस बात का डर रहता है कि कहीं दोबारा से इनके ऊपर किसी भी तरीके का हमला न हो, इस वजह से ये लोग सीक्रेट लोकेशन में इस वक्त रखे जा रहे हैं और इनका रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की प्रक्रिया चल रही है उसके हिसाब से किया जा रहा है। अगर पिछले
कुछ महीनों की बात करें तो बहुत ज़्यादा संख्या में जो नक्सली कमांडर हैं और नक्सली जिनके ऊपर 25 लाख रुपए, 8 लाख, 10 लाख, 50 लाख, इसके साथ साथ 1 करोड़ तक का इनाम है, उन तमाम नक्सली कमांडर्स ने ऐसे ही सरेंडर किया है। और सरेंडर करने के बाद जंगलों में जो नक्सली छिपे हुए हैं उनको भी लगातार उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये तमाम नक्सली जो हैं सरेंडर करें। सबसे बड़ी बात है कि पिछले 1 साल में 300 से ज़्यादा नक्सलियों को ढेर किया गया है, क्योंकि हथियार लेकर के जंगल में ये मौजूद रहते थे। वहीं दूसरी तरफ करीब 1600 के आसपास नक्सलियों ने सरेंडर किया है और उन सरेंडर नक्सलियों में सबसे ज़्यादा अबुझमाड़ के जंगलों के नक्सली हैं, जो कि यहाँ पर सरेंडर करने के बाद मौजूद हैं। राज्य सरकार इनके लिए पुनर्वास परियोजना चला रही है और उसमें लगातार ये लोग मिल करके यहाँ पर काम कर रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि इन लोगों को जो और भी जंगलों में मौजूद हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सरेंडर कराया जाए, जिससे कि यहाँ की जो ये लोग पुनर्वास प्रक्रिया है उसको अपना रहे हैं और उसके बाद ये लोग आगे देश की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके काम कर सकें। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ नारायणपुर से जितेंद्र सिंह, आज तक।